भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 क्या बोलता है हमारा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी कि भारत में जितने राज्य हैं उसमें प्रत्येक जो राज्य हैं उसके लिए जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के अधीन, ठीक है ना। और वर्तमान में भारत में 25 जो है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 215 है, तो इसमें क्या है, एक हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या था हमारा, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है एक अनुच्छेद 129 के अनुसार। तो वैसे ही जो है अनुच्छेद क्या है 215 के अनुसार जो उच्च न्यायालय है हमारे हाई कोर्ट है वो क्या है, एक प्रकार के अभिलेख न्यायालय है। तो इसका अर्थ होता क्या है कि जो क्या है उच्च न्यायालय है उसके अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं वो क्या होते हैं, सारे जो सुप्रीम हाई कोर्ट है उसके आदेश को मानते हैं, ठीक है ना। भविष्य में क्या होते हैं, अगर ऐसे मामले आते हैं जैसे निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था तो वैसे ही निर्णय, तो उस प्रकार के निर्णय को देखना पड़ता है जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है ना। उसके द्वारा जो दिए गए या निर्देश या आदेश होते हैं तो अन्य न्यायाधीशों को भी या जो उसके अधीनस्थ न्यायालय उनको भी मानना पड़ता है अनुच्छेद 215 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 216 है, तो इसमें क्या है, जो हाई कोर्ट है उसकी संरचना का उल्लेख किया गया है कि जैसे हाई कोर्ट में क्या है, मतलब उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, कितने अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जो हाई कोर्ट की संरचना का उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें उल्लेख किया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश से मिलकर क्या होगा, एक हाई कोर्ट का निर्माण होगा। जैसे हम उत्तराखंड का देखते हैं तो यहाँ पे वर्तमान में 9 न्यायाधीश हैं, वर्तमान में कुल 9 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि भारत जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है उसमें 12 न्यायाधीश होने चाहिए थे। तो ये क्या है, न्यायाधीशों की या जो उच्च न्यायालय उसकी संरचना का उल्लेख करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216। उसके बाद अनुच्छेद 217 आता है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा। यानी कि ये आपका अनुच्छेद क्या बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रपति क्या करता है, अपने हस्ताक्षर सहित और मुहर से क्या करता है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है और वो क्या करते हैं, वो न्यायाधीश 62 वर्ष तक या 5 वर्ष तक क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है ना। 62 वर्ष की उम्र तक या 5 वर्ष तक वो क्या करते हैं, अपना न्यायाधीश का पद धारण करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 218 है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट को लागू होना, ठीक है ना। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के उपबंध है वो क्या होंगे, वो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। और ये उपबंध कौन से हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है 124 4 और 5 का जो खंड है, ठीक है ना, उसमें जो उपबंध है वो क्या है, इस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में भी लागू होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रक्रिया जैसी है। यानी कि जो उल्लेख है ना आपका अनुच्छेद 224 4 और 5 उपखंड है उसमें क्या उल्लेख किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। वही उपबंध क्या होंगे, अनुच्छेद 218 के तहत क्या होंगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो उपबंध जो प्रक्रिया है वो इसमें भी लागू होंगी, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार। उसके बाद आता है अनुच्छेद 219, तो इसमें क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेना। यानी जो हाई कोर्ट या क्या है हमारे उच्च न्यायालय है हमारे राज्यों के, तो उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 219 में किया गया है और राज्यपाल के द्वारा इनको अपने पद की शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 219 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 220 है, तो इसमें क्या है, अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है ये अनुच्छेद 220 क्या बोलना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति क्या है हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या नहीं कर सकता, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है कोई भी जो है
कानून न्यायाधीश के रूप में नहीं रह सकते। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश रह चुका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होंगे वहां पे क्या नहीं कर सकता, न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकता, अनुच्छेद 220 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 221 है, जिसमें क्या है, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 221 में। ठीक है, कि न्यायाधीशों को कितना वेतन भत्ता मिलेगा वो अनुच्छेद 221 में उल्लेख किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 222 क्या बोलते हैं, किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण, यानी कि एक न्यायाधीश का क्या हो सकता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण हो सकता है, और उसका उल्लेख किया गया है किसमें, 222 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 223 है, जिसमें क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में की गई है। इसमें क्या है, जब कोई मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिस कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है, अनुपस्थित है, या क्या है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, या अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसमें जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसमें से किसी एक को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है अनुच्छेद 223 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 224 है, तो इसमें क्या है, अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो इसमें अपर कार्यकारी जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किन किन परिस्थितियों में की जाएगी, जैसे न्यायाधीश क्या है, जैसे न्यायालय में काम बढ़ गया है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी अन्य न्यायाधीश को, ठीक है, न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 224 के अनुसार। ठीक है ना, जब कार्य बढ़ जाता है तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी लगभग 2 वर्षों के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 224 ए है, ठीक है ना, 24 का उपखंड है, तो इसमें क्या, हाई कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति क्या की जा सकती है, हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 224 ए के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 225 है, तो इसमें क्या है, विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारिता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद क्या बोलता है, विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारिता, अनुच्छेद 225। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो संविधान में क्या थे, हाई कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे, किसके, हाई कोर्ट के। ठीक है ना, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 225 में। उसके बाद अनुच्छेद 226 है, तो इसमें क्या है, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, हाई कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है वो क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं किसके, नागरिकों के लिए। ठीक है ना, जैसे हमारा क्या था, अनुच्छेद 32 में क्या था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो क्या कर रहा था, रिट जारी कर रहा था 5, तो वैसे ही जैसे वहां अनुच्छेद 32 है वैसे यहाँ भी क्या है 226 है, जिसमें हाई कोर्ट को क्या है, अपने जो है नागरिकों के लिए जो है रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये 5 रिट होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, उसके बाद अधिकार परीक्षा, और 5वां है उत्प्रेषण। ये 5 लेख रिट जारी किए जाते हैं उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 226 ए है, ठीक है, 226 का ही उपखंड है, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना। ठीक है ना, जो आपके अनुच्छेद 226 है उसमें जो कार्यवाहियां की जा रही है उसकी वैधानिकता पे क्या नहीं की जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती अनुच्छेद 226 ए के तहत। ठीक है, वर्तमान में इसको जो है 1978 में क्या किया गया था, निरस्त कर दिया गया है इस अनुच्छेद को, 226 ए को। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 227 है, जिसमें क्या है, सभी न्यायालयों के क्या है, अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति, यानी कि जो आपके क्या है, हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके अधीन जो लोअर कोर्ट होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं या कार्य किए जाते हैं उनके कार्यों की जांच करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट को। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 228 है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, कुछ मामलों में हाई कोर्ट किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है, उसे स्वयं निपटा सकता है तथा क्या कर सकते हैं, वापस लौटा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट है हमारा, तो वो क्या कर सकता है, जो उसके अधीन न्यायालय होते हैं
जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके मामले को अपने पास मंगा सकता है, ठीक है ना। उसको निर्णय कर सकता है, उसके बारे में उसको निपटा सकता है, या उस मामले को अपने पास लेके वापस उसको उसी न्यायालय में लौटा सकता है। तो इस प्रकार का जो उल्लेख है वो क्या है, अनुच्छेद 228 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 228A में क्या उल्लेख किया गया है, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है ना। जो आपके राज्य विधियों के वैधानिक जो मामले होंगे उनकी वैधानिकता पे जो मामले हैं तो उसका विशेष उपबंध दिया गया है इसमें, और इसको भी 1978 में निरस्त कर दिया गया है अनुच्छेद 228A को, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 229 है, तो इसमें क्या है, हाईकोर्ट के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी जो हाई कोर्ट के क्या है आपके अधिकारी हैं और सेवक हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 229 में। तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, जो हाई कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं या सेवक होते हैं, ठीक है ना, उनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे जो अधिकारी और सेवक है इनकी नियुक्ति कैसे होती है, या इन पे जो व्यय होता है कहाँ से किया जाता है, किससे किया जाता है। तो ये अधिकारी और जो सेवक होते हैं यदि क्या आपके नहीं हो, न्यायिक सेवा से संबंधित नहीं है वो, ठीक है, तो इनका जो नियुक्ति होती है अधिकारी और सेवक की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है ना। और न्यायिक सेवा से संबंधित नहीं है तो राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो अधिकारी और सेवक होते हैं इन पे जो व्यय होता है, ठीक है, इनके वेतन भत्ते जो व्यय होता है इन पे, तो वो किससे दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, अनुच्छेद 229 के तहत जो उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 230 है, तो इसमें क्या है, राज्य की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार, यानी जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र को अन्य जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है अनुच्छेद 230 के तहत, ठीक है। एक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा के दूसरे राज्य का क्या किया जाता है, हाई कोर्ट, एक ही जो है हाई कोर्ट बनाया जा सकता है अनुच्छेद 230 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 231 है, तो इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना, अनुच्छेद 231 में, यानी 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए क्या हो सकता है, एक ही जो है हाई कोर्ट हो सकता है। या इसमें क्या कह सकते हैं हम, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, या क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का उल्लेख या व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 232 है, तो इसमें क्या है, निर्वचन है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232, ठीक है। इनके अतिरिक्त क्या है, वर्तमान में अनुच्छेद 231 और 231 इन दोनों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 232 में, ठीक है। जो ये दो प्रावधान है ना, इसको जो आपका अनुच्छेद 230 का जो प्रावधान है और जो 231 का प्रावधान है वही आपका किसमें सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 232 में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 233 है, तो इसमें क्या है, हमारे राज्यों के क्या है, जो जिले होते हैं उसमें जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं या लोअर कोर्ट होते हैं, तो उसका उल्लेख है। तो इसमें क्या है, हमारा जो अनुच्छेद 223 है उसमें कुछ उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य के जो जिले हैं, ठीक है, उनमें एक जिला न्यायालय होगा, यानी जो राज्य हैं उसमें अंतर्गत जो जिले आते हैं उसमें प्रत्येक जिले का एक क्या होगा, एक जिला न्यायालय होगा, ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार 233 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या प्रावधान है, जिला न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना होगा, ठीक है, यानी एक जिला न्यायालय है उसका क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश है, उसके बाद अन्य न्यायाधीश है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है। उसके बाद तीसरा जो प्रावधान है इस अनुच्छेद में, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। जो न्यायाधीश होते हैं जिला न्यायालयों में उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट कैसे करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जो न्यायालय हैं उनकी इस परामर्श से, न्यायाधीशों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद चौथा प्रावधान क्या है, जिला न्यायाधीशों की होने के लिए योग्यताएं हैं। जो जिला न्यायाधीश है उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु क्या हो, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो क्या हो सकता है, जिला न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। और तीसरी जो योग्यता है उसके लिए वो क्या है, 60 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो।
ठीक है, क्या है 7 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील का काम किया हो, तो वही व्यक्ति क्या हो सकते हैं, जिला जो न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 234 है, तो इसमें क्या है, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की भर्ती। ठीक है, जो न्यायिक सेवा है उसमें जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी जो आपके क्या है न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति कैसे होती है जिला न्यायालयों में। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग है उससे चयनित होके, ठीक है, उनके परामर्श से राज्यपाल के द्वारा जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनकी क्या की जाती है, जिला न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका अनुच्छेद 235 है, तो इसमें क्या है, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। ठीक है ना, जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पे नियंत्रण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 235 के तहत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद क्या है हमारा 236 है, तो इसमें क्या है, निर्वचन है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है 236 में, जो आपका क्या है राज्य हाई कोर्ट है उसके अधीन आने वाले जो न्यायालय होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यायालय हैं जो क्या आते हैं, राज्य हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। जैसे राज्य हाई कोर्ट के अधीन जो न्यायालय आते हैं जिनका उल्लेख 236 में किया गया है, जिला न्यायाधीश मद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय। ठीक है ना, जो जिला आपका क्या है न्यायालय होता है उसके अधीन भी कुछ न्यायालय आते हैं, जैसे नगर सिविल न्यायालय। ठीक है, उसके बाद अपर जिला न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद संयुक्त जिला न्यायाधीश, उसके बाद है सहायक जिला न्यायाधीश, उसके बाद है लघु बाल न्यायालय उसके का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश। ठीक है, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, ये सारे क्या हैं आपके, जैसे हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत जिला न्यायालय उसके अंतर्गत आने वाले न्यायालय है। ठीक है, जो अनुच्छेद 236 में उल्लेखित है। उसके बाद अनुच्छेद 237 है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। ठीक है ना, जो आपके क्या है कुछ वर्ग होंगे किसमें, राज्य में, या जो मजिस्ट्रेट होंगे तो उनपे भी क्या होते हैं कुछ नियम और जो कानून लागू होंगे उनपे, तो उसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 237 में। और इसको वर्तमान में 1956 संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तो उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 238 है, तो इसमें क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है, उसमें 4 राज्य थे, 4 प्रकार के राज्य थे, क हो गया, ख हो गया, ग और घ, यानी ABC और D 4 प्रकार के राज्य थे। तो उसमें जो ख प्रकार के जो राज्य हैं, ठीक है, पहली अनुसूची में वो सम्मिलित किए गए हैं 238 में। ठीक है, उनसे संबंधित जो प्रावधान होंगे ना वो सम्मिलित किए गए हैं। तो इसको भी क्या है 1956 में जो है निरस्त कर दिया गया था